नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है तमाम खबरों से आपको अपडेट करने का, यानी न्यूज अपडेट का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं राज्यसभा में दिए गए पीएम मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिए। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर वॉकआउट कर दिया। और चलिए फिलहाल आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर प्रेस क्लब, जहां पर प्रेस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव हमारे साहू जी इस कार्यक्रम में जिनको होस्ट के तौर पर भी रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रेस क्लब उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, ऐसे रायपुर उत्तर क्षेत्र के सम्मानीय विधायक पुरेंद्र मिश्रा जी, प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें गौरव शर्मा जी और बाकी साथी हैं, साथ ही मंच पर मौजूद सम्माननीय स्वनामधन्य विशिष्टजन और आप सभी पत्रकार साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। एक लंबी आपाधापी के बाद रायपुर प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित टीम अस्तित्व में आई और उसने एक गरिमामय आयोजन के माध्यम से यह एहसास कराया है कि वह कुछ बेहतर करेंगे। जब अपनी प्रक्रिया को मोहन तिवारी जी बता रहे थे तो मुख्यमंत्री जी अचंभित थे। उन्होंने कहा हर साल चुनाव होता है, तो हमने कहा कोशिश तो यही रहती है। बोले नहीं ठीक नहीं, बढ़ना चाहिए। तो हमने कहा जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बढ़ना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी की बात को हम लोगों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर साल ये इंतजार करें कि चुनाव क्यों ना हो रहा है। इससे बेहतर है कि एक आम सहमति से टीम की कार्यकाल की अवधि क्या होनी चाहिए, इस पर हमें नए सिरे से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम चुनावी राजनीति नहीं है। एक पत्रकार के तौर पर प्रदेशवासियों की आवाज को मुखरता देना ये हमारा काम है। तो जिनके पास ये दायित्व है, ऐसे दायित्व निभाने वालों के नेतृत्व करने का दायित्व इस नई टीम के हिस्से में आया है। पद पाना बड़ी बात नहीं होती, उस पद को जिम्मेदारी के साथ निभाना बड़ी बात होती है। मोहन तिवारी जी को आज बधाई की कम, हम सबकी शुभकामनाओं की ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि जिन अपेक्षाओं के साथ उन्हें इस दायित्व में हम सब ने चुनकर भेजा है, मोहन तिवारी जी और उनकी टीम उन अपेक्षाओं को पूरा करे और रायपुर प्रेस क्लब ने अतीत में जो गरिमा रखी है, उस गरिमा को नई ऊंचाई प्रदान करे, ऐसी अपेक्षा हम सबकी। मोहन तिवारी जी ने अपनी बातचीत में मौका छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी हैं तो अपनी कोई ना कोई मांग हसरत प्रत्यक्ष रूप से कहनी चाहिए, उसको थोड़ा सा समर्थन देने की कोशिश करता हूं। विष्णुदेव साय जी ने 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने ये कहा कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और पिछले 2 साल से वो लगातार ये बात बताते हैं कि देखो कितनी ही गारंटी हमने पूरी भी कर दी। हम उनको एक गारंटी के संदर्भ में याद दिलाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देखो 2022 तक हर एक के छत पर के ऊपर पक्की छत होगी। बाकी का तो पता नहीं, पर हमारे कुछ पत्रकार साथी पक्की छत से वंचित है माननीय मुख्यमंत्री जी। और मोदी जी की गारंटी को पूरा करना आपने अपना संकल्प मान रखा है, तो हमारी मांग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा मोदी जी की बात को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारा आग्रह केवल इतना है कि चाहे आप RDA के माध्यम से, चाहे हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से और चाहे कोई सोसाइटी के माध्यम से ओपी चौधरी जी पर दबाव बनाकर, पर इतने पत्रकार साथी हैं, ये सौभाग्य उनको हर मंच से कहने का मिले कि बाकी देश का नहीं पता, पर विष्णुदेव साय जी ने हम लोगों के संदर्भ में तो मोदी जी की गारंटी पूरा की है। ये अवसर जरूर आप हमें जीवन में उपलब्ध कराएं, ऐसी अपेक्षा है। तो इस अपेक्षा के साथ आपने मेरी बात को सुना और इस गरिमामय समारोह में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हिमांशु जी, आपने हम सबके मन की बात कहते हुए मुख्यमंत्री जी के सामने बात रख दी है
और उम्मीद है कि जल्द ही उस पर सरकार फैसला करेगी, मुख्यमंत्री जी फैसला पूरा करेगी पूरा करेंगे या तो निश्चित तौर पर। और अब मैं अगले उद्बोधन के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी को। और विजय शर्मा जी को मैं निश्चित तौर पर ये जानता हूं कि कुछ लोग राजमार्ग पर चलते हैं, कुछ लोग राजमार्ग पर चलते हैं, जिन्हें राजमार्ग खुद चुनता है वो आदरणीय विजय शर्मा जी हैं। पहली ही जीत में उन्होंने ये दिखाया है, निश्चित तौर पर उन्हें राजमार्ग ने चुना है। आदरणीय विजय शर्मा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमें उद्बोधित करें। The world suffers a lot, not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. दुनिया पीड़ित होती है बुरे लोगों से, बुराइयों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रह जाने के कारण। और वो चुप्पी तोड़ने वाली जो टीम है, वो जो चुप्पी तोड़ करके समाज के विषयों को सबके सामने रखने वाली टीम है, आज वो पूरी टीम, पूरे रायपुर के विद्वज्जन एक साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सबके साथ में विशेष रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे नेता माननीय विष्णुदेव साई जी पधारे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तब आपकी ताली में, और अभी जब हिमांशु द्विवेदी जी ने आपके सामने विषय रख दिया तब आपकी ताली में फर्क है। पहले की ताली कम थी और अभी की ताली ज्यादा है। तो तस्वीरें आपको प्रेस क्लब से दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और वहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सभा को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा में दिए गए पीएम मोदी के भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। स्पीच के दौरान विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और फिर वॉकआउट कर दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। काली जैकेट, आंखों में चश्मा, गले में सफेद अंगवस्त्र और आखिरकार गुरुवार को शाम के 5 बज गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राज्यसभा में अपना बहुप्रतीक्षित भाषण शुरू किया। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी। और इसके बाद वो हुआ, विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण की शुरुआत में शोरगुल करना शुरू कर दिया। लेकिन मानना होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को वो इस गतिरोध के बाद भी तैयार होकर आए थे। विपक्ष की टोका टाकी और नारेबाजी के बीच भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण जारी रखा। इस बीच सत्ता पक्ष के सांसद मेज थपथपाकर पीएम मोदी की बातों पर सहमति जताते और खुशी का इजहार करते नजर आए। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बहुप्रतीक्षित भाषण दिया। अब पीएम मोदी के भाषण की कुछ अहम बातों को जानते हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी का भाषण। पीएम मोदी ने भारत ईयू ट्रेड डील का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विश्व का विश्वास जीतने का दावा किया। पीएम मोदी ने एनडीए की रिफॉर्म नीति का विस्तार उल्लेख किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। पीएम ने संसद में चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने ममता सरकार को निर्मम सरकार की संज्ञा दी और पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। आदरणीय सभापति जी, मैं कोटि कोटि देशवासियों का आभारी हूं। उन्होंने सेवा करने का अवसर दिया।
हमारी काफी शक्ति उनकी गलतियों को ठीक करने में जा रही है। दुनिया के मन में जो उनके समय की छवि है, उस छवि को धोने में मेरी ताकत लगती है। ऐसा बर्बाद करके रखा हुआ था। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के भाषण पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला। विपक्ष ने मोदी के भाषण की वैसी ही निंदा की जिसकी उम्मीद विपक्ष से ही की जा सकती है। प्रधानमंत्री का उत्तर था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अभिभाषण पर। हमें सुनना चाहते थे, लेकिन 4 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोकसभा में हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर बजट सत्र के 7वें दिन आखिरकार पीएम मोदी का भाषण हो गया। हालांकि पीएम को पहले लोकसभा में भाषण देना था, लेकिन वो टल गया। बहरहाल असली सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी ने विपक्ष के सारे सवालों के जवाब दे दिए, और सवाल ये भी कि क्यों विपक्ष पीएम मोदी के जवाब से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को एक बड़ा दावा किया। बिरला ने कहा कि बुधवार को लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसलिए उनकी कल शाम 5 बजे होने वाली स्पीच टालनी पड़ी। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। दरअसल पीएम मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते स्पीकर संध्या राय ने कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी। इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी टल गया। वहीं इसके साथ ही बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पास हो गया। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए विपक्ष के नेता खड़गे को नसीहत दी कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए। उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से अपनी पार्टी चलाइए, जिसका कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया। कुल मिलाकर आज का दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामेदार रहा। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहा है, तो वहीं वो सत्ता पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी संसदीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग, ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ? अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां पतंजलि योग पीठ के गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरिद्वार को भारत माता के मुकुटमणि के समान दिव्य नगरी बताते हुए सनातन संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार की बात कही। देखिए एक रिपोर्ट। हरिद्वार दौरे के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। पतंजलि योग पीठ के गुरुकुल में आयोजित कार्यक्रम के पहले उन्होंने योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति की धारा को गंगा की तरह प्रवाहित करने में आधुनिक योग के भागीरथ के रूप में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी संत महात्माओं को सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन पधारने के लिए निमंत्रण दिया। हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती, लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर वैचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिंहस्थ की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में योग गुरु बाबा रामदेव से मध्य प्रदेश में गुरुकुल और आश्रम स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने सनातन संस्कृति के संरक्षण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ शासन ने दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार शिकायत की प्राथमिक जांच में उनके खिलाफ वित्तीय लेन देन, जांच में दिए गए कथनों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में अपने पद का दुरुपयोग करना और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं। निलंबन अवधि में कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। डीएसपी कल्पना ने कारोबारी से 2.5 करोड़ रुपए नगद लिया था और उन पर जो है कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक लग्जरी कार लेने का भी आरोप है। डीएसपी कल्पना ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली थी। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। दंतेवाड़ा डीएसपी हैं कल्पना वर्मा, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है। 12 लाख रुपए की डायमंड रिंग भी लेने का आरोप है। इसके अलावा उन्होंने कई और तरह से कारोबारी से उगाही की। 5 लाख के सोने के गहने भी लेने का गंभीर आरोप लगा। अधिक संपत्ति अर्जित की कल्पना ने और प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए गए। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। करीब 1 साल बाद जेल से बाहर आए लखमा ने जहां एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने खुले मंच से बीजेपी के डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी नेताओं को धन्यवाद कहकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। करीब 1 साल बाद रायपुर सेंट्रल जेल से बाहर निकले कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का बयान राजनीतिक रूप से चौंकाने वाला रहा। शराब घोटाले के आरोपी लखमा ने रिहाई के बाद खुद को साजिश का शिकार बताया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनका वो बयान जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम अरुण साव का धन्यवाद किया। लखमा ने कहा कि जेल में रहने के दौरान अरुण साव ने टीवी और अखबारों में उनके समर्थन में बयान दिए, जिसके लिए वह उनके आभारी है। उनका धन्यवाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। लखमा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का भी धन्यवाद किया, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि उनकी रिहाई के मौके पर कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं था। यहां तक कि राजधानी में मौजूद कांग्रेस नेता भी उनके स्वागत में नहीं पहुंचे। इस देश का न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी, रजत पायलट जी, भूपेश बघेल, दीपक बैज और तुम्हारा शरणदास महंत जी को भी बधाई देता हूँ। सभी समय पर जेल में प्रताड़ना मिली, जेल में मिलने आते थे। मैं बस्तर का आवाज, जंगल जमीन का आवाज, जब तक जिंदा रहूंगा उस आवाज बस्तर के लिए लड़ूंगा।
वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जारी है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के हवाले से स्पष्टीकरण भी आया कि यह बयान कवासी लखमा ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिया, क्योंकि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार ने षड्यंत्र कर उन्हें फंसाया है। सत्य सत्य का परीक्षण शेष है। मैं उनको जमानत न्यायालय ने दिया है, वो अपने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करें, उसमें कोई बात नहीं है। परंतु मुझे ये कहना है कि जो लिकर स्कैम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जो भ्रष्टाचार के सरताज थे भूपेश बघेल, उन्होंने लिकर स्कैम किया, कोल स्कैम किया, डीएमएफ स्कैम किया और जाने क्या क्या किया, जिसको छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। उस विषय पर तथ्य हैं और उन तथ्यों की जांच एजेंसियां कर रही हैं। समय से इस बात का निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। जेल से बाहर आते ही बीजेपी नेता को धन्यवाद और कांग्रेस की गैर मौजूदगी पर कवासी लखमा की रिहाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आने वाले दिनों में यह बयान सियासी समीकरणों को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही कई नवाचार कर रही है। इसी कड़ी में अब तक ऐसी टीम तैयार की जा रही है जिसमें रचनात्मक कामों से जुड़े लोग होंगे, जिन्हें कांग्रेस मौका देने जा रही है, जो मंच नहीं मिलने के कारण अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसमें ढोल मंजीरे बजाने वाले से लेकर गायक कलाकार शामिल होंगे। क्या है कांग्रेस की ये नई योजना, देखें इस रिपोर्ट में। टैलेंट हंट से इतर कांग्रेस रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को भी संगठन से जोड़ना चाहती है। संगठन महामंत्री संजय कामले ने एक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की है, जिसके तहत पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों को मंच दिया जाएगा। इनमें वो लोग शामिल होंगे जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन संगठन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसे सभी रचनात्मक और साहित्यिक लोगों को पार्टी मंच भी देगी। हमने ओपन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये टैलेंट हंट निकाला हुआ है कि जिसमें कोई भी एक आम नागरिक जो कांग्रेस के विचार से सहमत हो, वो आकर अपनी बात हमको जानकारी दे और हम उसको फिर उसका इंटरव्यू लेंगे हमारी ज्यूरी, और उसमें उसकी जो काबिलियत होगी, चाहे वो विधि के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके कुछ राइटर्स हों या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, किसी भी क्षेत्र में जहाँ उसकी उपयोगिता होगी वहाँ उसको उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस के रणनीतिकारों की माने तो पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, कई तो कार्यक्रम का प्रभावी संचालन भी कर सकते हैं, तो कुछ शायरी, कविता और लेखन कौशल में माहिर होते हैं, जिनका फायदा अब संगठन उठाना चाहता है। वहीं कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पूरी तरह समाप्त हो गई है। ऐसे में वामपंथी विचारधारा पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी अब नाचने गाने वालों का टैलेंट हंट कर रही है। जिस तरह से वामपंथी लोग दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं, देश के टुकड़े होने के नारे लगाते हैं, गाने गाते हैं, वही अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखाई देता है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे नाचने गाने वालों को हायर करके प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी। चुनावों में लगातार मिल रही हार पर हुए मंथन से ही संगठन सृजन अभियान निकला है। कांग्रेस जानती है कि बीजेपी के मुकाबले उसका संगठन काफी कमजोर है, लिहाजा तमाम नवाचार के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सारी कवायदों का कितना असर होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।